Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 web application. In this video we are going to cover the last chapter 4 cyber safety and security. इस वीडियो के साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड इससे पहले बाकी चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है एंड प्लेलिस्ट आपको होम टैब पर मिल जाएगी। और अगर आपको और कोई डाउट या कंफ्यूजन है सो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम की पिछले कुछ इयर्स में हमने देखा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है। कहाँ हम सिर्फ गूगल पर इंफॉर्मेशन सर्च करते थे और उसके थ्रू ही हमें जो भी काम करना होता था वो हम कर लेते थे, बट अब हमारे पास चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, इस तरह के डिफरेंट ऐप्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी हैं जिनकी हेल्प से अब हमें और ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड हम इजीली अपने टास्क कंप्लीट कर पाते हैं। ये सभी किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि हमारे पास है इंटरनेट। आजकल आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो आप प्रेफर करते हैं कि कॉल के बजाय आप उसे एसएमएस करते हैं। एसएमएस भी आजकल इतना पॉपुलर नहीं है। आजकल ज़्यादा पॉपुलर क्या है? चैटिंग, जो ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से होती है। अगर आपको कुछ भी देखना है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए अब टीवी इतना अच्छा नहीं लगता है, इंस्टेड आप सिंपली मोबाइल पर ही अपना एंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं, जो भी आपको वेब सीरीज देखनी है या कुछ भी देखना है। एंड अगर कभी-कभी आपका पढ़ने का मन होता है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको इंटरनेट के थ्रू ही मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन हर चीज़ के लिए इंटरनेट यहाँ पर मिलता है। और इंटरनेट की हेल्प से ये आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी हैं ये तीनों, ये तीनों फुलफिल हो पाती हैं इंटरनेट की हेल्प से। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट अब ऐसा रहा हो जहाँ पर इंटरनेट ना हो। अब हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है एंड ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है तो उनके पास सर्विसेज का बेटर एक्सेस है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट हमारे लिए कम्प्लीटली बेनिफिशियल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। बट वो हम ये नहीं कहेंगे कि इंटरनेट की वजह से आती हैं। इंटरनेट की वजह से जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ये भी कोई ह्यूमन ही क्रिएट करता है, तभी वो प्रॉब्लम्स आती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो जितनी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है उतने ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम समझें कि यहाँ पर हमें क्या क्या रिस्क हैं और हम उससे सेफ रहें। जब कभी आप ऑनलाइन काम करते हैं, मींस इंटरनेट के थ्रू वर्क करते हैं, ये रिस्क होगा कि आप साइबर क्राइम या ऑनलाइन थ्रेट्स के विक्टिम बन सकते हैं। अपने आप को ऑनलाइन थ्रेट से बचाना, इसी चीज़ को हम कहते हैं साइबर सेफ्टी। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं साइबर सेफ्टी के बारे में। एंड व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सेफ्टी का मतलब है कि आपको खुद को ऑनलाइन थ्रेट से बचाना है, साइबर क्राइम से बचाना है। एंड साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन को बचाना है। मतलब सपोज करते हैं कि आपने कोई भी एक अकाउंट क्रिएट किया है किसी भी वेबसाइट पर। तो अब जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप वहां पर यूजर नेम एंड पासवर्ड का यूज करते हैं, राइट? ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है ये सिक्योर रहना चाहिए ताकि कोई और पर्सन जो अनऑथराइज्ड है वो आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। इस चीज को हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, टू प्रोटेक्ट आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके। इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो आपका घर है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, तो अगर आपके घर में कोई भी चोर आता है तो आपको पता लग जाना चाहिए, उसके लिए अलार्म्स होंगे, डेड बोल्ट्स होंगे, ठीक है, ताकि कोई भी चोर अंदर ना आ पाए। या फिर अगर घुसने की कोशिश करे तो आपको पता चल जाए। तो वैसे ही अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस करना चाहता है तो इसके लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे आपको पता चल पाए कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो होता है साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सेफ्टी का मतलब है कि हम खुद केयरफुल रहें कि हम अपने घर में किसको आने दे रहे हैं और किसको नहीं, ठीक है। तो उसमें हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी में हम अलर्ट रखते हैं। मतलब अगर कोई भी घुसने की कोशिश करेगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तो हमें पता चल जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम से यहाँ मतलब है हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लाइक हमारा पासवर्ड, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो भी हमारा सेंसिटिव डेटा है उस तक कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, इस चीज को इंश्योर करती है साइबर सिक्योरिटी। एंड हम ऑनलाइन थ्रेट से सेफ रहें ये इंश्योर करती है साइबर सेफ्टी। ओके।
So let us start with the first topic of this chapter, digital footprints. So डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? सो बेसिकली जब भी आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पर गए, आपने कुछ कमेंट पोस्ट किया या फिर आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट की है, सो उस केस में जो भी फुटप्रिंट्स आप दे रहे हैं, फुटप्रिंट्स का मतलब यहाँ पर सिंपली ये है कि आप अपना ट्रेस छोड़ रहे हैं। ट्रेस का मतलब है कि आपने ये आइडेंटिटी लीव कर दी है कि हाँ, आप वहाँ पर प्रेजेंट थे, आपने अपना कोई ना कोई या तो कमेंट लीव किया है या पोस्ट किया है, तो इस तरह से आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। सो यहाँ पर हमें एक केस बताया गया है। रूपा जो एक ब्राइट एंड एम्बिशियस स्टूडेंट है, ये अपने कॉलेज एप्लीकेशंस के लिए प्रिपेयर कर रही है एंड ये एकेडमिकली काफ़ी अच्छी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती है एंड वॉलेंटियरिंग भी करती है अपनी कम्युनिटी में। हाउएवर यहाँ पर एक केस बताया गया है कि रूपा कभी-कभी ऑनलाइन, जैसे आप सभी इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट हैं, सो इसी तरह रूपा भी प्रेजेंट है। सो रूपा क्या करती है कि कभी-कभी वो फनी मीम्स, ह्यूमरस कंटेंट पोस्ट कर देती है। सो ऐसे में क्या होगा कि जब आप किसी पर भी कोई कमेंट लिखते हैं, किसी की पोस्ट पर या फिर कोई फनी मीम पोस्ट करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको उस टाइम तो वो आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, बट बाद में हो सकता है कि वो चीज़ आपको इम्पेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब रूपा ने ये सभी चीज़ें पोस्ट की तो उसने सिर्फ फन के लिए की थी और एज सच ये किसी को हार्म नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल हार्मलेस था। बट फिर भी ऐसे कुछ जोक्स या लैंग्वेज थी जो प्रोफेशनली अच्छी कंसिडर नहीं की जाती, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक आप प्रोफेशनल वे में नहीं सोचते, उससे पहले आप जो भी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, कोई कमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने कुछ गलत कमेंट ना किया हो, गलत पोस्ट ना किया हो, बट वो प्रोफेशनल वे में एक अच्छी बात नहीं होती है। सो उसी तरह से यहाँ पर जो रूपा ने पोस्ट किया है वो हार्मलेस है। ऐसा कोई गलत चीज़ उसने पोस्ट नहीं की है, गलत कमेंट नहीं किया है, बट फिर भी वो प्रोफेशनली अच्छी कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ऐसे में रूपा को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी मैंने ये ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट किया है, कमेंट्स किए हैं, अब इनकी वजह से क्या कोई नेगेटिव इंप्रेशन हो सकता है? क्योंकि जो कॉलेजेस होंगे, अगर उसे उन सभी कॉलेजेस को उसकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस के बारे में पता चलता है, तो क्या इसकी वजह से उसके एडमिशन के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएँगे? मतलब कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। तो इसी टेंशन की वजह से अब यहाँ पर उसको बहुत एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है। इस केस से हमें समझ में आता है कि किस तरह से हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस, जो भी हम ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमें फ्यूचर में कंसिक्वेंसेस दे सकती है। और ये कंसिक्वेंसेस कैसे कैसे होंगे ये हम भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप स्कूल में हैं या फिर आप जो भी हैं, आप फिलहाल जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई आपने पोस्ट की या फिर आपने किसी की पोस्ट पर कोई फनी कमेंट किया है, तो वो चीज़ अभी आपके लिए फन एक्टिविटी है। बट लेटर ऑन जब आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में जाएंगे, जब आप कहीं जॉब करेंगे, जब आपकी एप्लीकेशंस देखी जाएंगी और फिर आपका सोशल प्रेजेंस देखा जाएगा, तो वहाँ पर आपकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस, ऑनलाइन एक्टिविटी, ये सभी चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस तरह से ये जो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, मीन्स जो भी हम ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पर मैंने आपको सोशल मीडिया का एक एग्जाम्पल दिया है। बाकी अगर हम किसी और वेबसाइट पर प्रेजेंट हैं, भले ही वो सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है, बट हम उस वेबसाइट पर प्रेजेंट हैं और वहाँ पर हमने कुछ एज सच पोस्ट किया है, भले ही वो इंफॉर्मेशनल है, बट वो भी डिजिटल फुटप्रिंट का ही पार्ट है, क्योंकि उससे हमने ये बताया है कि हाँ, हम यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है। तो वही होता है डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे इंडिकेट होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर प्रेजेंट थे डिजिटली। ओके। सो जब हम प्रोफेशनल सेटिंग्स में एंटर करते हैं, मतलब हम कोई जॉब कर रहे हैं या फिर प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा डिजिटल फुटप्रिंट हमें इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने डिजिटल फुटप्रिंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है और ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट ना करे, इस बात का ध्यान रखना है। आगे प्रोसीड करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इयान मूर्फी, फर्स्ट साइबर क्रिमिनल इन द वर्ल्ड। देन करुप्पन जयशंकर, ये फादर ऑफ साइबर क्रिमिनोलॉजी माने जाते हैं। देन इंडिया में जो पहला साइबर क्राइम केस था, ये था याहू वर्सेस आकाश अरोड़ा केस, एंड ये 1999 में हुआ था। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमें ये ध्यान रखने हैं।
ओके, सो अभी तक हमने डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में एक केस स्टडी देखी थी। हमने वो केस स्टडी इसलिए पढ़ी ताकि आपको समझ में आ पाए कि क्या होती है, क्या होते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स और हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। सो डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है डिजिटल शैडो, मींस इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई भी हॉन्टेड शो देखा है तो उसमें क्या होता है कि हमें दिखाया जाता है कि हम फुटप्रिंट ट्रेस करके कहीं तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें इसी तरह के कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं। यहाँ पर तो फिर भी कलरफुल दिखाए गए हैं, हमें जो हॉन्टेड शोज में दिखाए जाते हैं वो जनरली रेड कलर में होते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल फुटप्रिंट की बात नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ये फुटप्रिंट शो किए गए हैं। हाउएवर, जब हम डिजिटल फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जो डेटा का ट्रेस हम लीव कर देते हैं। मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आपने ये इंडिकेट किया है कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर गए थे, आप ऑनलाइन विजिट कर रहे थे उस वेबसाइट को, तो वो है डिजिटल फुटप्रिंट। तो वो किसी भी तरह का डेटा हो सकता है जिसके ट्रेसेस आप पीछे छोड़ देते हैं। सो एज सच डिजिटल फुटप्रिंट में आपका जो फुट है उसका प्रिंट नहीं आता है, नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब आप किसी वेबसाइट पर गए, जब आपने कोई ऑनलाइन एक्टिविटी की, तो उस केस में जो भी आपका डेटा है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर जो आपने परचेज किया है, कोई चीज पोस्ट की है, कोई ईमेल है, कोई मैसेज है, कुछ भी है, जो भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी रही है, उसके जो ट्रेसेस होते हैं उन्हीं ट्रेसेस को हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। अंडरस्टूड। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को गलत तरह से यूज़ किया जाए, बट अगर हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को गलत तरह से यूज़ किया जाता है वही साइबर क्राइम बन जाता है। बेसिकली जब भी आपने कोई ऑनलाइन एक्टिविटी की है, कोई इंट्रैक्शन की है, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि आप यूट्यूब पर गए, आपने कोई वीडियो देखी, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लिया है, ठीक है। अब वहां पर आपने एक सिंपल सा इंटरेक्शन किया है, आपको कुछ समझ में नहीं आया था तो आपने इंटरेक्शन किया, आपने कमेंट किया जिसकी हेल्प से आप पूछना चाहते हैं, अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं। तो वो आपने अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट वहां पर छोड़ा है कि हाँ, हम यहाँ पर आए थे, हमने ये विजिट किया था। अंडरस्टूड। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके डिजिटल फुटप्रिंट को गलत तरह से यूज किया जाए, कभी कभी उससे आपके बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जब आपसे पूछा जाता है कि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पूछ रहे हैं, तो उससे मुझे क्या पता चल पाएगा, मैं एनालाइज कर पाऊंगी कि एग्जैक्टली आप लोगों को किस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं आपको वही टॉपिक दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगी। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हम डिजिटल फुटप्रिंट्स को आपका बिहेवियर, आपके प्रेफरेंसेस को एनालाइज करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप कहीं पर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर ऐप खोला, शॉपिंग ऐप, वहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने कोई पर्टिकुलर ड्रेस देखी है, कोई शूज़ देखे हैं, तो उससे अमेज़न या फ्लिपकार्ट जो भी आपने ऐप ओपन किया है, अब उसको पता चल गया है कि आपकी प्रेफ़रेंस क्या है, तो फिर वो आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें शो करने लगता है, राइट? डिजिटल फुटप्रिंट्स इस तरह से भी हमें हेल्प करते हैं। Now we have classified digital footprints into two categories, active and passive data footprints. अब ये किस बेसिस पर है? सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। एक्टिव डेटा फुटप्रिंट के मतलब है कि ऐसा डेटा जो हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट की है, आपने कोई फोटो या वीडियो अपलोड की है, कोई कमेंट किया है, तो ये सभी चीजें आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मतलब जो पोस्ट करनी थी वो अपने आप तो नहीं हो गई है ना, वो आपने खुद पोस्ट किया है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, तो वो आपकी अपनी चॉइस थी, ठीक है। जब आप डेलिबरेटली किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं कोई डेटा, तो वो होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। देन इसमें ऐसे सभी इंफॉर्मेशन आते हैं जो आप फिल करते हैं, हो सकता है आपने कोई सर्वे दिया है या कोई फॉर्म फिल किया है, तो इसमें आप अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या फिर जो भी डिटेल्स वहां पर फिल कर रहे हैं, या फिर जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आप लोग बनाते हैं, तो कभी भी आप कोई प्रोफाइल बनाएंगे तो वहां पर आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं। तो ये सभी डिटेल्स भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट ही है।
अंडरस्टूड? और ये आप डेलिबरेटली प्रोवाइड कर रहे हैं। देन ऐसा डेटा जो आप खुद अपने एक्शन से क्रिएट कर रहे हैं, लाइक हो सकता है कि आपको कोई क्वेरी है तो आपने किसी वेबसाइट पर जाकर अपनी क्वेरी पोस्ट की है, तो ये आपने खुद से अपनी मर्जी से की है। देन कोई ईमेल आपने सेंड किया है या फिर कोई फोटो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं, सो ये आप अपने एक्शन से कर रहे हैं इंटेंशनली। सो ये भी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का एग्जाम्पल है। देन जो भी इंफॉर्मेशन आप किसी फॉर्म पर फिल कर रहे हैं या सोशल मीडिया पोस्ट है, कोई कमेंट है, किसी भी तरह का ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है, लाइक आपको कहाँ पर डिलीवर कराना है, और आपके जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है कि अकाउंट किसका है, उसका फोन नंबर क्या है, सो ये सभी डिटेल्स आप खुद से प्रोवाइड करते हैं। सो जो डिटेल्स आप इंटेंशनली डेलिबरेटली प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू, वो होती है active digital footprint. Understood? Then the next category is passive digital footprint. So यहाँ पर हम ऐसे footprint की बात कर रहे हैं, ऐसे डेटा की बात कर रहे हैं जो आपकी इंटेंशनल पार्टिसिपेशन की वजह से नहीं होता। मतलब सपोज करते हैं आप किसी भी वेबसाइट पर गए, ठीक है, वहां पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखता रहता है और वो तब तक क्लोज नहीं होता जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते हैं। सो उसमें आपको लिखा हुआ मिलता है कुकीज, राइट? एंड इस चीज पर बेस्ड आपने काफी मीम्स भी देखे होंगे कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर एंटर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको कुकीज ही एक्सेप्ट करनी है और तब तक आपको आगे जाने ही नहीं दिया जाता। सो और वहां पर भी यही ऑप्शन होता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज या फिर एक्सेप्ट एसेंशियल कुकीज, मतलब रिजेक्ट करने का तो बहुत कम ऑप्शन होता है, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है कुकीज। तो कुकीज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वो खाने वाली कुकीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है जो हम ऑनलाइन कुकीज की बात कर रहे हैं। मतलब जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आपकी कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। सो जब आप किसी भी वेबसाइट पर गए तो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, जिसे आप सेव नहीं कर रहे, आप किसी वेबसाइट पर गए हैं तो वो अपने आप सेव हो जाएगी। आपने इंटेंशनली वो सेव नहीं किया है, वो अपने आप सेव हो रही है, तो उसे हम कहते हैं कुकीज। सो इस टाइप से हमारी कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है जो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमारी बिना इंटेंशन के, हमारी बिना पार्टिसिपेशन के, बस वहां जाने से ही वो आपकी इंफॉर्मेशन रख लेते हैं, ठीक है? तो जैसे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, डिवाइस की इंफॉर्मेशन है, लाइक कौन सी डिवाइस है, कौन सा मॉडल है, आपका आईपी एड्रेस, लोकेशन, ये सभी चीजें बाय डिफॉल्ट कलेक्ट हो जाती हैं। मतलब ये आपसे पूछी नहीं जाती और ना ही आप इसमें इंटेंशनली पार्टिसिपेट करते हैं कि आप मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री रखो, आप मेरी डिवाइस इंफॉर्मेशन रखो। हम अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं, वो होगा ही बाय डिफॉल्ट। देन जो भी वेबसाइट आप जाते हैं ये ट्रैक की जाती है कुकीज़ के थ्रू। कुकीज़ से पता चल जाता है कि आप कौन-कौन सी वेबसाइट्स पर गए थे और वहाँ पर आपने क्या-क्या किया, तो उसी पर बेस्ड आपको रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं आपकी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग। जब आप कोई फ़ोटो लेते हैं तब जो डेट एंड टाइम है वो रिकॉर्ड होता है। देन लोकेशन जहाँ पर वो फ़ोटो लिया गया था एंड कौन-सी डिवाइस, मॉडल क्या है, कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये सभी डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाती हैं। देन डेटा जो वेबसाइट, ऐप और बाकी ऑनलाइन सर्विसेज कलेक्ट करती हैं। सो यहाँ पर हमने ऐसे सभी एग्जांपल्स की बात की है जो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में आते हैं। सो आपको इतना ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट की तो वो हम इंटेंशनली प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट हम इंटेंशनली प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट कलेक्ट हो जाता है, ठीक है? डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू, लाइक आप किसी भी वेबसाइट पर गए हैं तो वहां पर आपने क्या ब्राउज किया है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी डिवाइस की क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो वहां पर स्टोर हो ही जाएंगी, कलेक्ट हो ही जाएंगी। तो ऐसे फुटप्रिंट्स को हम कहते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेटा प्राइवेसी। सो डेटा प्राइवेसी का मतलब है हम अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल कर रहे हैं कि डिजिटली जो हमारा डेटा प्रेजेंट है उसे कौन कलेक्ट कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है और कौन कौन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं कि आपने गूगल पर अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है? अब उससे आपका जीमेल भी चल रहा है, उससे आप गूगल क्रोम भी यूज कर रहे हैं, इस तरह से आप डिफरेंट जो एप्स हैं, सर्विसेज हैं, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब सपोज करते हैं कि गूगल आपसे बिना पूछे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक थर्ड पार्टी
को दे देता है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि आपने तो अपनी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली किसे दी थी? आप तो उसका जो कंट्रोल है किसे दे रहे थे? आप तो सिर्फ गूगल को दे रहे थे। बट अगर गूगल ने आपसे बिना पूछे, आपको बिना बताए वो इन्फॉर्मेशन किसी और को दे दी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपकी इन्फॉर्मेशन को रिस्क है। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है, वो उस चीज़ को एक गलत वे में यूज़ कर ले, मिसयूज़ कर ले। सो इसलिए ये ज़रूरी होता है डेटा प्राइवेसी के थ्रू कि हमें पता हो कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको कौन यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है और उसे कौन एक्सेस कर सकता है। सो इसलिए हमें डेटा प्राइवेसी पर ध्यान रखना ज़रूरी है। सो इसे आप कुछ इस तरह से मान सकते हैं, जैसे कई बार आप एक पर्सनल डायरी या पर्सनल जर्नल मेंटेन करते हैं, राइट? उसमें आप लिखते हैं जैसे डियर डायरी करके आप लिखते हैं कि आज आपने क्या फील किया, आज आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है? फिर सपोज करते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में से ही किसी ने, फॉर एग्जाम्पल आपके सिबलिंग ने वो डायरी पढ़ ली और फिर वो आपका मजाक बना रहे हैं कि देखो इसने ऐसे लिखा है, जबकि उसमें तो आपने अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिखी थी। सो इट वॉज नॉट मेंट टू बी शेयर्ड बाय अदर्स। वो दूसरे नहीं शेयर कर सकते, वो दूसरे नहीं देख सकते। तो उसी तरह से जब डेटा प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो उस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए कि इसको कौन देख सकता है, इसका एक्सेस किस किस को मिलता है, ठीक है? सो जब हम डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, तो इसका मेन पर्पस ये है कि हम इंश्योर कर पाएँ कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ नहीं हो रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी उसे गलत तरह से यूज़ नहीं कर रही है। ये इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें कोई अनऑथराइज़्ड एक्सेस ना हो, कोई ऐसा पर्सन जिसे हमने ऑथराइज़ नहीं किया है, जिसे हमने एक्सेस नहीं दिया है, वो उसे एक्सेस कर पाए, ऐसा ना हो और किसी भी तरह का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इसी बात का हम ध्यान रखते हैं डेटा प्राइवेसी में। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस किस किस के पास है। अगर हमने अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर प्रोवाइड की है, तो हम वहां पर इतना भी ध्यान रखें कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ हमारी इंफॉर्मेशन शेयर ना करे, क्योंकि हमने सिर्फ उसी को कंट्रोल दिया है। हमने उसको इतना राइट नहीं दिया कि वो आगे भी हमारी इंफॉर्मेशन यूज कर सके, नहीं, सिर्फ उस तक ही हमारी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। एंड आज की डिजिटल एज में ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि चाहे आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जा रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी की वेबसाइट पर जा रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वो आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके डेटा का कंट्रोल किसके पास है और वो उसे मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। अंडरस्टूड? जिस तरह से रियल वर्ल्ड में ऑथर के पास अपनी बुक का कॉपीराइट होता है कि उस बुक का जो कंटेंट है वो सिर्फ उस ऑथर को बिलोंग करता है, उन्हीं के पास सारे कॉपीराइट्स हैं। उसमें हम ये बताते हैं कि इस बुक को पब्लिश कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, इस सभी चीज़ों का एक्सेस होता है ऑथर के पास। मतलब जो ऑथर ने जिसको बताया है कि हाँ आप इसे पब्लिश कर सकते हैं, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल दिया है वही कर सकता है, और उसके बाहर कोई कर रहा है, सो दैट इज इलीगल। इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं डेटा प्राइवेसी के बारे में, ऑनलाइन डेटा के बारे में, तो वहां पर भी जो डेटा जिसका है, मतलब जो हम इन पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन किसकी है? हमारी है। तो उस पर सारा राइट हमारा है। तो हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको कौन कैसे यूज कर रहा है। और जैसे हमने बताया है, जो हमने स्पेसिफाई किया है कि इसको सिर्फ ऐसे ही यूज करना है और आपके पास ही इस चीज़ का एक्सेस है। अगर उसके बाहर कोई उसे एक्सेस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हमारी डेटा प्राइवेसी को वॉयलेट कर रहा है। सो आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हमें ध्यान रखना है कि डेटा एक न्यू करेंसी का काम कर रही है। हम कोई भी कहीं पर क्लिक कर रहे हैं, कोई स्वाइप कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई सर्च कर रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल फुटप्रिंट बना रही है। तो इसलिए ऐसे में हमारी डेटा प्राइवेसी को और भी ज़्यादा खतरा है, रिस्क है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम कहाँ पर कौन सी वेबसाइट पर जाते हैं, हम क्या सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने तो कोई काम की चीज़ सर्च की थी, बट कोई गलत वेबसाइट वहाँ पर आ जाती है और आप तो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये किस चीज़ की वेबसाइट है, चलो क्लिक करके देख लेते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी वेबसाइट के बारे में नहीं पता और आप उस पर क्लिक कर देते हैं, तो आपके बिना परमिशन के ही वहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो इसलिए आपको किसी भी अननोन लिंक पर, अननोन वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना चाहिए। So here are two real life examples.
2021 में 2 डेटा ब्रीच के एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, एयर इंडिया डेटा ब्रीच एंड डोमिनोज इंडिया डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का मतलब होता है कि जब हमारी मतलब जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है वो किसी के पास प्रेजेंट है और फिर वो इन्फॉर्मेशन कहीं पर लीक हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डेटा ब्रीच। तो डेटा ब्रीच होने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड थी बट वो किसी वजह से लीक हो गई। हो सकता है कि वहां पर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस था, कोई किसी ने हैक कर लिया है इन्फॉर्मेशन को, तो उस केस में डेटा ब्रीच होता है। एंड ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन सिक्योर थी वो अब रिस्क पर होती है। तो जैसे किसी कस्टमर ने एयर इंडिया की एयरलाइन बुक की है, तो उसने अपना नेम और पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की होंगी। तो ऐसे में ये सभी इन्फॉर्मेशन जो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ये लीक हो जाती है। तो ये बहुत रिस्क की बात है। सो डेटा ब्रीच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अस, ना ही कस्टमर्स के लिए और ना ही कंपनीज के लिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ है तो उस केस में जो उसके कस्टमर्स हैं उनका भरोसा उठ जाएगा उस कंपनी पे से। और जो कस्टमर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है तो ऑफ कोर्स उनकी इन्फॉर्मेशन को भी रिस्क है, उनको रिस्क है। ठीक है। सो इसलिए डेटा ब्रीच एक सही चीज नहीं है, ये साइबर क्राइम का ही पार्ट है। अगर कोई डेटा ब्रीच कर रहा है, किसी ने हैक किया है, किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। सो इसलिए हमने कहा कि डेटा प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो प्रोटेक्ट करनी ही है और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं पर लीक ना हो एंड किसी भी तरह का पोटेंशियल हार्म वहां पर नहीं होना चाहिए। तो डेटा ब्रीच, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये सभी ऐसे वेज हैं जिसकी वजह से हमारी जो डेटा प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके नेम या इस तरह की इंफॉर्मेशन है, वहां पर आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, लाइक आप आजकल हर कोई ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहा है, तो आपकी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, तो अगर ये सभी चीज़ें डेटा ब्रीच में चली जाती हैं, लीक हो जाती हैं, तो उस केस में भी काफ़ी डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो इसलिए डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट हमारे पास है कि हम ये चूज कर सकते हैं कि हमारी क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहीं भी किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है, वहां पर नहीं देनी है तो आप वहां पर अकाउंट ही मत बनाइए, क्योंकि अगर आप वहां पर अकाउंट बनाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको वहां पर देनी होगी। देन अगर आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक्सेस किस किस के पास है। देन वो इन्फॉर्मेशन कैसे यूज की जा रही है और उसे कौन शेयर कर रहा है, हम इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़ते नहीं है। हाउएवर, जब भी कहीं पर आप अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, जहां पर बताया जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाएगा, किसके साथ शेयर किया जाएगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन वहां पर लिखी होती है। हाउएवर, वो बहुत लंबा पेज होता है, इसलिए हम कभी उसको पढ़ते नहीं है। आपको कभी टाइम लगे तो पढ़ लेना। बट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास ये राइट है कि हम ये इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं, हम कौन सी इन्फॉर्मेशन दें, ये हमारे पास राइट है, हम डिसाइड कर सकते हैं। उसे कौन एक्सेस कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, कहाँ शेयर कर रहा है, ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। डेटा प्रिवेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन का भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आपने देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पर कोई रील पोस्ट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट डे उन्हें कॉल आ जाता है स्कूल से कि आपको आज ऑफिस में आना है, प्रिंसिपल ऑफिस में आना है। तो वो क्या होता है, वो आपने अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन खराब कर ली है। भले ही आपकी रील वायरल हो जाए, बट उस वजह से जो आपकी स्कूल में रेपुटेशन थी वो बिगड़ गई, राइट? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपनी डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखें। ठीक है। सिर्फ वायरल होने के लिए और अपनी रील पॉपुलर करने के लिए अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को खराब ना करें। ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज करते हैं कि हमने किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च किया और फिर हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर गए, वहां पर हम कोई वीडियो या रील देख रहे हैं और वहां पर हमें सेम चीज की ऐड दिख जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? हमने तो कहीं और सर्च किया था उस चीज के बारे में, फिर हमें उसी चीज की ऐड कैसे दिख जाती है? ये होता है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की वजह से। मतलब जहां पर कंपनीज हमारे डेटा को यूज कर रही हैं एड्स को पर्सनलाइज बनाने के लिए, ताकि वो एड्स हमें दिख सकें, हम उनका प्रोडक्ट परचेज कर पाएं। अब भले ही इससे एज सच उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं किया, हमारा कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, बट द थिंग इज उन्हें कैसे पता चल गया कि हम क्या सर्च कर रहे थे? इसका मतलब वो हम पर नजर रखे हुए हैं। तो ये चीज हमें इंट्रूसिव फील करा सकती है। इसलिए डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। देन प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम हार्म मीन्स
हम किसी तरह के स्कैम या किसी तरह की आइडेंटिटी थेफ्ट के विक्टिम ना बन जाएँ, इस चीज़ का प्रिकॉशन लेने के लिए भी हमें डेटा प्राइवेसी पर ध्यान देना होगा। हम अपनी डेटा प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं। मीन्स कभी कभी आप ऐसी कोई सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। हाउएवर ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या उससे आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही है। तो ये चीज़ आपको खुद से ध्यान रखनी होगी। देन एडजस्ट योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कुछ अकाउंट्स प्राइवेट होते हैं और कुछ पब्लिक होते हैं। कई बार हम अपना अकाउंट प्राइवेट इसलिए रखते हैं ताकि कोई अननोन पर्सन जिससे हम हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, हम लिंक नहीं है, बट फिर भी वो हम पर नजर रखे हुए है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम अपना अकाउंट प्राइवेट रखते हैं। तो इसी तरह से हर एक वेबसाइट पर, हर एक ऐप पर प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं एंड हमें वो प्राइवेसी सेटिंग्स मैनेज करनी चाहिए ताकि हमें पता रहे कि कौन हमारी इंफॉर्मेशन को देख रहा है और कैसे यूज कर रहा है। देन हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखने हैं और उन्हें सीक्रेट रखना है। ऐसा नहीं है कि ये तो हमारे बहुत जान-पहचान के दोस्त हैं, हम इनके साथ अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं, नहीं करना है। क्योंकि आपका पासवर्ड एक आप कह सकते हैं आपके लिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, कोई वीक पासवर्ड नहीं होना चाहिए। देन कोई किसी भी तरह का स्कैम है, आपको उसके स्कैम का विक्टिम नहीं बनना है। फॉर एग्जांपल कभी-कभी आपको ऐसे स्कैम्स, ऐसे सस्पिशियस ईमेल मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इतने सारे रुपीस जीत जाएँगे, इतनी सारी आपकी लॉटरी लग जाएगी। बट वो सभी फेक होते हैं, सिर्फ आपको स्कैम करने के लिए होते हैं, तो इसलिए उन पर क्लिक नहीं करना है। हमें कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ करते टाइम किसी तरह की सेंसिटिव एक्टिविटी जैसे ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करनी चाहिए एंड हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये राइट है कि हमें पता होना चाहिए हमारा कौन सा डेटा कलेक्ट हो रहा है और वो कैसे यूज़ हो रहा है। देन स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस, गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है ऐसे लॉज लाने की जिससे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके, हमारी डेटा प्राइवेसी पर ध्यान दिया जा सके। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी अगर हमारा डेटा मिसयूज कर रही है तो उस कंपनी को रोकना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा। एथिकल प्रैक्टिसेस का मतलब है जिस तरह से हमें एथिक्स सिखाए जाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही एथिकल डेटा प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन करनी चाहिए। मींस उन्हें हमारे डेटा का मिसयूज नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ ऐसी एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिनका फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी हो एंड वो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करे ताकि हमारी डेटा प्राइवेसी बनी रहे। एडिशनली हम कुछ ऐसी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं जैसे वीपीएन मींस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस पर हमारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती है एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स जैसे व्हाट्सएप ये इंश्योर करता है कि आपके जो मैसेजेस हैं वो इनक्रिप्टेड हैं। इनक्रिप्टेड होने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई मैसेज भेजा, आपने एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा है मैसेज में। अब जब वो मैसेज जा रहा है आपकी तरफ से और जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो जो बीच में प्रोसेस है उसके जाने का, तो वहाँ पर कोई उसे पढ़ नहीं सकता है क्योंकि वो मैसेज एन्क्रिप्ट हो जाता है। तो जो भी आपने ABCDEFGH करके जो भी लिखा है, वो एक्चुअली बीच में दिख ही नहीं रहा है। वो सीधा वहाँ पर जाकर डिकोड होता है, डिक्रिप्ट होता है, ठीक है? तो वो जो है बीच में एन्क्रिप्टेड है मीन्स उसे और कोई नहीं पढ़ सकता। ऐसा व्हाट्सएप इंश्योर करता है, ये व्हाट्सएप का कहना है, मेरा नहीं। मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो आपको व्हाट्सएप बताता है। ओके। सो इस तरह से हमें एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स यूज़ करने चाहिए ताकि डेटा एन्क्रिप्शन बनी रहे, हमारा डेटा सेफ रहे। फायरवॉल्स का यूज़ करना चाहिए ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, कोई मिसयूज़ ना हो एंड एक्सेस कंट्रोल पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग ज़रूरी है ताकि वो डेटा प्राइवेसी का ध्यान रख सके। देन हियर आर सम लॉज एंड रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट योर डेटा। आपका फ़ोन आपके एक लॉकर की तरह है। मीन्स उसमें आपकी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी फ़ोटो, मैसेजेस, कोई भी कंटेंट जो आप उस फ़ोन में रख रहे हैं, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो डेटा प्राइवेसी ये ध्यान रखती है कि इस लॉकर के लिए जो आपका फ़ोन है, उसके लिए क्या-क्या रूल्स हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं, वो किस-किस के पास जानी चाहिए, कैसा एक्सेस है। तो इसके लिए डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स 2011। ये ऐसी गाइडलाइंस बताते हैं जिसकी हेल्प से हमें बताया जाता है कि हमारी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर किया जाए, कंपनीज उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, इसके लिए उन्हें गाइडलाइंस दी जाती हैं। एंड इसमें स्पेसिफिकली ये बताया जाता है कि जो हमारा सेंसिटिव डेटा है, जैसे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड होती है, पासवर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सभी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो कंपनीज को फॉलो करनी ही हैं, और वो इंफॉर्मेशन लेने से पहले उसको कैसे यूज करना है इससे पहले उन्हें कंसर्ट लेना जरूरी है। हमारी कंसर्ट लेनी पड़ेगी कि हम आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सो ये हमारी कंसर्ट लेना जरूरी है। ये सभी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। द आधार एक्ट 2016, सो ये इंश्योर करता है कि जब हमारी ऑथेंटिकेशन करनी है, मींस हमारा वेरिफिकेशन करना है, लाइक हम किसी भी सर्विस में एनरोल कर रहे हैं या फिर कोई भी सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में हम ही वो पर्सन है जिसको वो एक बेनिफिट मिलना है या फिर कोई और तो नहीं है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमारा बायोमेट्रिक डेटा यूज़ किया जाता है। और बायोमेट्रिक डेटा कैसे देते हैं आपको पता है, राइट? बायोमेट्रिक मशीन होती है, सो उसकी हेल्प से हम अपना डेटा देते हैं और वो ये ऑथेंटिकेट करता है, ये वेरीफाई करता है कि हाँ, हम ही है वो पर्सन जिसके लिए ये सर्विसेज देनी है। सो टारगेटेड डिलीवरी करने के लिए, मतलब जिसको वो सर्विस मिलनी चाहिए वो उसी को मिल रही है, ये इंश्योर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारा जो डेटा है वो कौन कलेक्ट कर सकता है, कैसे यूज कर सकता है ऑथेंटिकेशन के लिए। देन फर्दर यहाँ पर एक बिल के बारे में बताया गया है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये 2019 में एक बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, हाउएवर 2023 में इसे एक्ट बना दिया गया है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। सो अब ये एक्ट बन चुका है, क्योंकि ये बुक थोड़ी पुरानी है, मतलब 2023 से पहले की बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर इसे बिल बताया गया है, क्योंकि ये इनिशियली बिल की तरह इंट्रोड्यूस हुआ था। हाउएवर अब ये एक्ट बन चुका है, तो यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से हम डेटा प्राइवेसी पर ध्यान दे सकते हैं, तो कंपनीज को कैसे हमारे पर्सनल डेटा को हैंडल करना है, एंड हमारे डेटा को मतलब कौन एक्सेस कर सकता है, कैसे एक्सेस कर सकता है, और अगर डेटा ब्रीच होता है तो उसे कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये सभी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेटा सिक्योरिटी। मींस हम अपने डिजिटल डेटा को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए और किसी तरह से हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। सो इसके लिए डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। हियर आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, मींस हमें अपना डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना है। सो सपोज करते हैं कि एक कंपनी है, उसका फाइनेंशियल डेटा है। सो अब उस फाइनेंशियल डेटा को जो एक्सेस कर सकता है, तो वो सिर्फ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो जो पर्सन ऑथराइज्ड हैं या फिर जो सिस्टम्स ऑथराइज्ड हैं, सिर्फ उन्हीं के पास वो इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए। सो इसके लिए हमें इंक्रिप्शन रखना ज़रूरी है, एक्सेस कंट्रोल्स रखना ज़रूरी है, और डेटा को क्लासिफाई करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सपोज करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सारे डेटा की बात कर रहे हैं, तो सारा डेटा तो सेंसिटिव नहीं है ना। कुछ डेटा ऐसा होगा जो कि हमें चाहिए कि हम पब्लिकली ओपनली उसे डिस्कस कर सकें, बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो सेंसिटिव होगी, जैसे हमारा फाइनेंशियल डेटा या फिर किसी और तरह का डेटा। तो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो अलग होनी चाहिए, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से डेटा की प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। देन डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। मींस हमें पता रहे कि वो डेटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है एंड रिलायबल है। कोई फेक डेटा नहीं होना चाहिए एंड कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सपोज करते हैं कि किसी का रियल आधार कार्ड है और किसी दूसरे पर्सन ने उसके आधार कार्ड में उसका नंबर चेंज कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी है, बट वो चीज़ एक्चुअल में किसी और पर्सन ने की है, उस पर्टिकुलर एजेंसी ने नहीं की है जिसके पास ये अथॉरिटी है, बट किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने कर दी है। सो ऐसे में हमारे पास डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर पाएँ कि कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है। देन ऑथराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। हमें ये ध्यान रखना है कि जो डेटा है उसको एक्सेस करने की परमिशन किस किस के पास है। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट टाइप के लोग काम करते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनके अपने अपने रोल्स होते हैं। सो हम हर किसी को सेम लेवल ऑफ ऑथराइजेशन नहीं दे सकते। हर किसी के पास लिमिटेड एक्सेस होगा और डिफाइंड होगा कि ये पर्सन इसी तरह से एक्सेस कर सकता है। सो ऑथराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। देन एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब है कि जो भी डेटा हम वहां पर स्टोर कर रहे हैं या फिर
कहीं पर भेज रहे हैं। तो भले ही डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर डेटा स्टोर्ड है, दोनों ही केस में एन्क्रिप्शन ज़रूरी है। मीन्स डेटा को इस तरह से एन्कोड करना है कि जो एक्चुअल ऑथराइज्ड पार्टी है या ऑथराइज्ड पर्सन है, सिर्फ वही उस डेटा को एक्चुअली एक्सेस कर सकता है, एंड कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस डेटा को नहीं देख पाएगा। Importance of data security. It protects personal privacy, means हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, कोई मिसयूज ना कर पाए, ये इंश्योर करती है डेटा सिक्योरिटी। देन इट प्रिवेंट्स आइडेंटिटी थेफ्ट, मीन्स हमारी इंफॉर्मेशन कहीं कोई लीक ना हो जाए, या फिर किसी तरह से हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कोई मिसयूज ना कर ले। लाइक कोई ये क्लेम कर रहा है कि वो पर्सन कोई और है, मतलब जब हम किसी और की आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम कोई और हैं। तो उस केस में भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, तो वो ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखती है डेटा सिक्योरिटी। देन इट मेंटेन्स ट्रस्ट, जब हमारा डेटा सिक्योर रहेगा तभी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अदरवाइज तो हमें हर चीज़ में डर रहेगा कि पता नहीं हमारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, पता चले हमारे मैसेज किसी और को मिल जाए, कोई और देख ले। तो इस वजह से अगर ट्रस्ट ब्रेक होगा तो उससे भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी डेटा सिक्योरिटी बनी रहे, एंड इट प्रिजर्व्स रेपुटेशन। सो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होती है, एंड कभी-कभी कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए लीक होना हमारी रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है, एम्बैरेसमेंट की वजह बन सकती है। तो इसलिए हमारी रेपुटेशन को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा डेटा सिक्योर्ड रहे, एंड हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में, कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो, वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करती है डेटा सिक्योरिटी। सो हेयर आर सम सिक्योरिटी मेजर्स। सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मेंटेन करना है। सिर्फ कोई नंबर या कोई लेटर का पासवर्ड नहीं होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए जिसमें लेटर, नंबर एंड सिंबल्स हो, सो दैट उसे कोई इजीली गेस ना कर पाए। और हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, एंड उसे रेगुलरली अपडेट भी करना चाहिए, और मल्टीपल अकाउंट्स पर सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। देन प्राइवेसी सेटिंग्स पर ध्यान रखना चाहिए। लाइक अगर हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कौन देख सकता है, हम जो पोस्ट कर रहे हैं वो कौन देख सकता है। इसके लिए हमारा अकाउंट पब्लिक है, प्राइवेट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम क्या फ़ोटो, वीडियो शेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। देन सिक्योर कनेक्शन यूज़ करने चाहिए। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो ये इंश्योर करना है कि वहाँ पर एचटीटीपीएस यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि वो वेबसाइट सिक्योर्ड है। अगर नहीं है, इसका मतलब वो अनसिक्योर्ड है, आपको वहाँ पर नहीं जाना है। देन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए, ताकि गलती से अगर किसी तरह का मालवेयर आपके सिस्टम में आ भी जाए, तो वो इनिशियली डिटेक्ट हो पाए, एंड आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपकी इंफॉर्मेशन को कोई हार्म ना हो। देन नेक्स्ट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मीन्स जब आप कहीं भी ऑनलाइन अकाउंट में लॉग इन करते हैं, तो आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड तो प्रोवाइड करते ही हैं, और साथ ही एक और फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन होता है। लाइक आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलेगा जिसमें ओटीपी होगा, या फिर ऑथेंटिकेशन ऐप होता है जिसमें आप कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये हम ही लॉग इन कर रहे हैं। सो इस तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर गलती से पासवर्ड लीक हो भी जाए, तब भी हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन बचे कि हम ऑथेंटिकेशन, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उसकी वजह से हमारा अकाउंट सेफ रहेगा। देन सेफ ब्राउजिंग। सो हमें कभी भी किसी ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करना है जो सस्पिशियस दिख रहा है। मतलब कई बार हमें ऐसे लिंक्स मिलते हैं मेल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, जिसमें हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि यहाँ पर आपको इतनी मनी मिलेगी, या फिर इस तरह से सस्पिशियस लिंक्स होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स पर आपको नहीं जाना है, ऐसे लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना है, सो दैट अगर गलती से आप किसी वेबसाइट पर चले भी जाते हैं जिसमें मालवेयर या वायरस हो सकता है, तो उससे आप प्रोटेक्टेड रहें। एंड कहीं भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, अनलेस एंड अनटिल वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ डिसेप्टिव हो सकती है, एंड इससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कुछ खतरा है, तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं करनी है।
देन कई बार फिशिंग ईमेल्स भी आते हैं, मींस ऐसे मेल्स जो हमें ट्रिक करते हैं। उसमें ऐसा गिवन होता है कि अगर आप अपनी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको इतना अवार्ड मिलेगा। तो उसमें कई बार लोग उनके झांसे में आ जाते हैं एंड वो उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके सिस्टम में मालवेयर आ सकता है, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो इसलिए ऐसे ईमेल अटैचमेंट्स को, ईमेल्स को ओपन नहीं करना है। ओके। देन डेटा बैकअप रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार किसी भी तरह का लॉस्ट हो सकता है। हो सकता है कि हम ही अपनी डिवाइस खो दें, आपने अपना फ़ोन कहीं छोड़ दिया है या फिर आपका लैपटॉप कहीं मिस हो गया है। तो उस केस में जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपके पास रहे, इसके लिए इंश्योर करें कि आपके पास बैकअप होना चाहिए। अब बैकअप के लिए आप क्लाउड स्टोरेज सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सभी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपना डेटा ऑनलाइन बैकअप रख सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन रखना है तो आप हार्ड ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सो इससे आपके पास हमेशा अपने डेटा का बैकअप रहेगा। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन इंटरेक्शन। सो कभी भी कुछ ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले या फिर कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी रेपुटेशन को, आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लगता है, कोई भी नेगेटिव कंसिक्वेंस आपको लगता है जो आ सकता है, तो आपको वो चीज़ पोस्ट नहीं करनी है। इसलिए कोई भी चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छे से सोचना है। देन रिस्पेक्ट कॉपीराइट। आपको पता है कि कॉपीराइट, अभी हमने डिस्कशन भी किया था, अगर कोई ऑथर अपनी बुक लिख रहा है तो सारे कॉपीराइट्स उसके पास हैं एंड वो परमिशन देता है कि कौन उसे पब्लिश कर सकता है, कौन उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। बट अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी इमेज के फॉर्मेट में, आपने बुक्स की पिक्स ली और फिर आपने ऑनलाइन अपलोड कर दी, या फिर आपने बुक को फोटोकॉपी करा लिया, ये सभी कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करते हैं। आपको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना, मींस जिसके कॉपीराइट्स है उसको रिस्पेक्ट करना है एंड उनकी बिना परमिशन के, क्योंकि जितनी परमिशन उन्होंने दी है आपको सिर्फ उतनी परमिशन तक ही यूज करना है। अगर आप उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, इसका मतलब आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में इन्वॉल्व हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है। एंड हमेशा क्रिएटिव कॉमन्स आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी चीज यूज करना चाहते हैं तो आप उसमें फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स। तो उसमें आपको ऐसी चीज दिख जाती है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसे आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाउएवर अगर कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है तो आपको उसे यूज नहीं करना है। ओके। रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर। कभी भी आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको खुद के बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू थिंक बिफोर शेयरिंग, मीन्स आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले सोचें कि ये इंफॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव है और क्या ये इसके साथ शेयर करनी चाहिए, और ये जो सामने वाला पर्सन जिसे हम ये शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, क्या ये इस इंफॉर्मेशन को मिसयूज तो नहीं करेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको पहले से ही सोचनी है। देन यू हैव टू वेरीफाई सोर्सेज। जब भी आपको कोई वेबसाइट या सोर्स विजिट करने को कहा जाता है तो आपको पहले वेरीफाई करना है कि क्या ये एक्चुअली सही वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपको ऐसे मेल्स आते हैं जिसमें लिखा होगा कि आपको इस गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट होगी वो .gov के साथ एंड हो रही है। बट अगर नहीं हो रही है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, वो फेक वेबसाइट है। ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड इन केस अगर आपको लगता है कि ये जो मेल मिला है या फिर कोई भी एसएमएस है, तो आपको उसे रिपोर्ट करना है। यू हैव टू रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी। और रिपोर्ट कैसे करते हैं, अगर कोई ईमेल आता है तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है रिपोर्ट स्पैम, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई मैसेज है तो वहाँ पर भी ऑप्शन होता है, वेबसाइट के लिए भी ऑप्शन होता है। तो इसलिए जो भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है उसको रिपोर्ट करना है, ताकि वो आगे किसी और के साथ ऐसा फेक फ्रॉड ना कर सके। ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन माइंड की हेल्प से बनाई गई है। मींस कोई न्यू इन्वेंशन है, कोई लिटरेरी वर्क है, मींस किसी ने बुक लिखी है, किसी ने कोई म्यूजिक कंपोज किया है, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है यूनिक। ये सभी क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मतलब आपने अपना ब्रेन यूज किया है इसमें। ऐसा नहीं है आपने कहीं से कॉपी किया है, चैट जीपीटी पर एक प्रॉम्प्ट लिखा और उसने आपको
डेटा दे दिया, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है अपनी ओरिजिनल क्रिएशन की, जो आप अपना माइंड लगाकर बनाते हैं, लिखते हैं, जो भी न्यू इन्वेंशन होती है, वो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। सो अगर आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया है, कोई सिंबल, नेम या इमेज बनाई है एंड वो यूनिक है, लाइक आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है, वो आपकी यूनिक क्रिएशन है जो आपने अपने माइंड से सोची है। सो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स जो हमारी क्रिएशन है, आप एक्चुअल में उसे छू नहीं सकते हैं, वो फिजिकली टच नहीं की जा सकती है, इनटेंजिबल है, बट उसकी अपनी एक वैल्यू है। एंड इसलिए हम इसे लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी पर्सन अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए या फिर उसे अनऑथराइज्ड यूज ना कर पाए। मतलब सपोज करते हैं कि एक ऑथर ने बुक लिखी है, ठीक है, आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं किसी ने कोई फिक्शन लिखा है, ठीक है। तो अब वो जो फिक्शन लिखा गया है, उस ऑथर ने अपने माइंड से सोचा था ना वो, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है ये कह के कि ये तो मैंने क्रिएट किया है, नहीं। और इसके लिए अलग अलग लीगल मैकेनिज्म होते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। सो अगर आप कोई भी ब्रांड बना रहे हैं तो आप उसका ट्रेडमार्क कर लेते हैं, आप कोई भी बुक लिख रहे हैं तो आप उसका कॉपीराइट ले लेते हैं, अगर आप कोई भी न्यू डिजाइन बना रहे हैं, कोई न्यू इन्वेंशन है, तो आप उसका पेटेंट ले लेते हैं। मतलब जैसे सपोज करते हैं कि किसी ने कोई न्यू मेडिसिन डिस्कवर की है, तो वो उसका पेटेंट ले लेंगे ताकि कोई और उसे अपना कहकर ना सेल कर सके। इस तरह से डिफरेंट लीगल मैकेनिज्म होते हैं ताकि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लीगली प्रोटेक्ट किया जा सके। अंडरस्टूड। ये लीगली प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? ताकि जो जिसकी क्रिएशन है उसी को उसका क्रेडिट मिले, ना कि किसी और को। तो क्योंकि हमें पता है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी है, मतलब चाहे वो म्यूजिक है, बुक है, किसी भी तरह की कोई भी क्रिएशन है, बट है तो उस पर्सन की ना, तो उसके बिना परमिशन के कोई दूसरा कैसे उसे यूज कर सकता है। और इसलिए आप देखते हैं कि जब भी आप कोई म्यूजिक यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर बाई चांस आपने किसी यूट्यूब वीडियो में, मतलब आपने अपनी यूट्यूब वीडियो बनाई और उसमें आपने किसी और का म्यूजिक ऐड कर दिया, बट आपने उसे प्रॉपर क्रेडिट्स नहीं दिए, तो फिर उस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो वो कॉपीराइट क्यों आता है? क्योंकि आपने उसे प्रॉपर क्रेडिट्स नहीं दिए। तो ये इसलिए है ताकि उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो उसकी म्यूजिक है, उसकी क्रिएशन है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, मतलब जो किसी भी तरह की कंपोजिशन बना रहे हैं, लाइक किसी ने कोई बुक लिखी है, किसी ने कोई म्यूजिक या सॉन्ग कंपोज किया है, किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क है, तो उस पर्सन को पता होना चाहिए कि मुझे अपने वर्क को कैसे प्रोटेक्ट करना है। एंड अगर कोई और उसे अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है, तो हम उसे कैसे लीगली उस पर एक्शन ले सकते हैं, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देन कोई भी बिजनेस है तो वो अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट उनके जैसा कोई फेक ब्रांड मार्केट में ना आए, उनकी इमेज को स्पॉइल ना करे। एंड कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड उनके क्या राइट्स हैं, सो दैट वो उनको रिस्पेक्ट कर पाए। मतलब जैसे हमें पता है कि जो बुक है वो जिस भी ऑथर को बिलोंग करती है, उसके पास ही उसके सारे राइट्स हैं। अगर हमने बुक परचेज की है, दैट इज ऑल राइट, बट अगर हम उसकी फोटो कॉपी करते हैं, अगर हम उसको रीसेल करते हैं, सो दैट इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, जो कॉपीराइट लिया हुआ है ऑथर ने, उसमें डिफाइंड है कि इसकी फोटोकॉपी नहीं करनी है, दैट इज नॉट लीगल। वो चीज वॉयलेट करेगी। तो इसलिए कंज्यूमर्स को भी पता होना जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, ऐसे लीगल प्रोटेक्शंस हैं जो क्रिएटर्स को दिए जाते हैं। क्रिएटर्स मतलब जो ओरिजिनल वर्क बना रहे हैं, जो ओरिजिनल इन्वेंशन कर रहे हैं, उनका खुद का यूनिक इन्वेंशन। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो उन्हें लीगल प्रोटेक्शंस मिलती हैं, उसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? बेसिकली अगर आप किसी और का वर्क यूज कर रहे हैं और उसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो आपका काम है, मतलब आपने ये प्रॉपर साइटेशन नहीं दिया कि ये एग्जैक्टली किसका काम है, तो जब आपने वो वर्क प्रेजेंट किया है तो यही लग रहा है कि आपका काम है, जबकि है तो वो ओरिजिनली किसी और का, वो किसी और का काम है या किसी और का आइडिया है। तो इसी चीज को हम कहते हैं प्लेजरिज्म। मीन्स जहां पर आप कोई वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं, बट उसमें आपने प्रॉपर साइटेशन नहीं दी,
तो प्रॉपर साइटेशन ना देने की वजह से ये लगता है कि ये काम आपका है, जबकि वो आपका नहीं है, आपने कहीं और से वो लिया है। तो ऐसा नहीं है कि उसको यूज़ करना कोई गलत है, बट आपको प्रॉपर साइटेशन यूज़ करना ज़रूरी है। सो आपको प्रॉपर्ली वहाँ पर बताना होगा कि आपने ये किसका वर्क यूज़ किया है, प्रॉपर एट्रिब्यूशन होना चाहिए। एंड अगर आपने किसी के भी आइडियाज़ या आर्ग्यूमेंट्स उनसे बिना पूछे लिए हैं, तो वो गलत है। तो इसलिए आपको उनकी प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर साइटेशन ज़रूरी है। सो प्लेजरिज्म को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, एकेडमिक इंटीग्रिटी और एथिकल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए। मींस अगर आप हर किसी को कॉपी करते रहेंगे और आप किसी को एक्चुअली क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, मींस जिसने ओरिजिनली वो वर्क क्रिएट किया है, तो ऐसे में कभी भी कोई ओरिजिनल वर्क क्रिएट करना ही नहीं चाहेगा कि जब हमारा वर्क कॉपी हो जाएगा, सब इसे अपने नेम पर सेल कर देंगे, तो हम ओरिजिनल वर्क क्यों बनाएं। तो इसलिए ओरिजिनल वर्क बनाए रखने के लिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्लेजरिज्म को अवॉइड करें। देन हमें ओरिजिनल सोर्स को क्रेडिट देना चाहिए एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से बचना चाहिए। देन हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी होगी। सो अगर हम किसी और का वर्क यूज़ भी कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर साइटेशन होनी चाहिए एंड उसकी प्रॉपर परमिशन के साथ। जितना हमें यूज़ करने के लिए अलाउ किया गया है, ऑथराइज किया गया है, उतना ही यूज़ करना चाहिए। Now we are going to discuss different types of plagiarism. First is direct. Direct का मतलब है कि हम डायरेक्टली किसी और का वर्क कॉपी कर रहे हैं। मतलब हमने ना ही इसमें कोई मॉडिफिकेशन किया, ना ही कोई पैराफ्रेजिंग की है। डायरेक्टली जो वर्क था एज इट इज हमने कॉपी कर दिया है। इसमें क्या होगा कि हमने बिना साइटेशन के उस पर्सन का एंटायर वर्क कॉपी किया है, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट प्लेजरिज्म। देन पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, इसका मतलब होता है कि हम रीफ्रेज कर देते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर कोई पैराग्राफ लिखा है किसी आर्टिकल में, और हमने वही पैराग्राफ यूज़ किया है, बस हमने कुछ वर्ड्स को रीफ्रेज कर दिया है। उस केस में आपने आइडिया तो वहीं से लिया है, आइडिया तो सेम है, बट आपने बस उसको रीफ्रेज कर दिया है। वो भी प्लेजरिज्म ही माना जाएगा। देन मोज़ेक प्लेजरिज्म मीन्स पैच राइटिंग। यहाँ पर हम ऐसे प्लेजरिज्म की बात कर रहे हैं जिसमें आप दूसरे के वर्क से कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस या कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ्स कॉपी कर रहे हैं, बट आप उसको ब्लेंड कर रहे हैं अपने वर्क के साथ। तो इसमें क्या हुआ कि आपका खुद का वर्क था, बट उसके साथ आपने किसी और का वर्क भी इंक्लूड कर दिया और प्रॉपर एट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो इस केस में जो ओरिजिनल वर्क है और जो आपने कॉपी किया है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। ये भी प्लेजरिज्म ही माना जाएगा। देन एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म मीन्स जब हमें अनइंटेंशनली हम ऐसा कर देते हैं, मीन्स हमें नहीं पता कि प्रॉपरली साइट कैसे करना था। हम ये चाहते थे कि हम ओरिजिनल सोर्स को क्रेडिट दें, बट हमें नहीं पता कि एक्चुअल साइटेशन कैसे देना है, एक्चुअल एट्रीब्यूशन कैसे देना है। जब आप अनइंटेंशनली करेंगे, भले ही उसमें आपकी इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी, बट था तो वो प्लेजरिज्म ही, क्योंकि आपने किसी और का वर्क कॉपी किया है। ये हो सकता है कि जब आपको इतना ज़्यादा साइटेशन रूल्स के बारे में नहीं पता है। देन इन अप्रोप्रिएट साइटेशन मीन्स जब हम किसी सोर्स को साइट तो करते हैं, बट इनकरेक्टली। मीन्स सपोज करते हैं कि हमने एक आर्टिकल लिखा है, अब उस आर्टिकल में हम कुछ बताना चाहते हैं, कोई फैक्ट, बट हमने उस फैक्ट को बताने के लिए किसी पर्टिकुलर सोर्स को साइट किया, बट वो जो जहाँ पर हमने साइटेशन दिया है, एक्चुअली वहाँ पर उस बात का जिक्र ही नहीं हो रहा है जिस बारे में हमने आर्टिकल लिखा है। वहाँ पर किसी और चीज़ का डिस्कशन है, तो हम उसको इनकरेक्टली साइट कर रहे हैं। तो हमने साइटेशन तो दिया, पर वो करेक्ट नहीं था, मिसलीडिंग था। अगर आप ऐसी कोई भी साइटेशन दे रहे हैं जो इनकरेक्ट है, मिसलीडिंग है, या फिर आपने उसे कंसल्ट नहीं किया, तो उस केस में इसे माना जाता है इन अप्रोप्रिएट साइटेशन। देन द लास्ट टाइप इज वर्बैटिम प्लेजरिज्म मीन्स जब हम डायरेक्टली किसी का वर्क कॉपी करते हैं वर्ड टू वर्ड, विदाउट एनी चेंज एंड विदाउट प्रॉपर साइटेशन। ना ही हमने प्रॉपरली साइट किया है, ना ही कोई चेंज किया है, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली कॉपी कर दिया है। इस तरह का प्लेजरिज्म इजीली डिटेक्ट हो जाता है टेक्स्ट कंपैरिजन टूल्स की हेल्प से। यहाँ पर हमने देखा कि प्लेजरिज्म क्या होता है, किस टाइप से हम इसे डिफरेंट टाइप्स हमने देखे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंटेंशनल होगा, कभी कभी अनइंटेंशनल भी हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किस तरह से हमें प्रॉपर साइटेशन करना है, एट्रीब्यूशन देना है, ताकि हमारे एकेडमिक एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स बने रहें। इसके लिए हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल कंपैरिजन तो है ही, बट मैनुअल कंपैरिजन आप बहुत बड़े
चीज़ों के लिए नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत बड़ा एसे है या फिर कोई पूरी बुक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में डायरेक्टली हम रेफ़र नहीं कर सकते हैं मैनुअल कंपैरिज़न को। सो मैनुअली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हों। सो अब यहाँ पर हम कुछ वेबसाइट्स और कुछ ऐप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमें हेल्प करते हैं प्लेजरिज़्म को डिटेक्ट करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट्स कॉपी लीक्स, क्यू टेक्स्ट, ग्रामरली, ये सभी ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री प्लेजरिज्म चेकर तो ऑफर करती ही हैं और साथ ही इनके पेड प्लान्स भी होते हैं। सो यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट यहाँ पर दे सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये क्यू टेक्स्ट का एग्जाम्पल है और ये ग्रामरली का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, आपको वहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर प्लेजरिज्म तो नहीं है। सो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन ऐप्स की बात करें तो प्लेजरिज्म चेकर एक्स एंड ड्यूप्ली चेकर ये हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट ऐप ये हम एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं एंड ड्यूप्ली चेकर ये हम एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सो ड्यूप्ली चेकर का फ्री वर्जन भी आता है और इसमें पेड ऑप्शंस भी होते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए। सो हाउ टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म। सो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर साइटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमें प्रॉपरली सभी सोर्सेज को एक्नॉलेज कैसे करना है। एक्नॉलेज करने का मतलब है कि हमें बताना है कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी सोर्सेज की हेल्प ली है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फाइल या कोई प्रोजेक्ट या कोई असाइनमेंट दिया जाता है, तो वहाँ पर आप खुद से तो पूरा नहीं लिखते हैं, आप कहीं ना कहीं से हेल्प लेते हैं। हो सकता है कि आपने इंटरनेट की हेल्प ली है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की हेल्प ली है, या ये हो सकता है आपने कोई बुक रेफर की है। तो हर केस में आपको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना होगा, वहां पर मेंशन करना होगा, साइट करना होगा कि एग्जैक्टली आपने क्या यूज किया है। सो पैराफ्रेज रिस्पॉन्सिबली, अगर आप किसी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट यूज भी कर रहे हैं और आपने उसे पैराफ्रेज किया है, मतलब उसको रीफ्रेज किया है, जो वर्ड्स वहां पर थे उसकी जगह आपने अपने वर्ड्स लिखे हैं बट आइडिया तो वही है, तो फिर भी आपको सोर्स को साइट करना है, क्योंकि भले ही आपने वर्ड्स अपने लिखे हैं बट आइडिया तो वही है जो उसका था। तो इसलिए आपको उस केस में भी साइटेशन देना है। एंड अगर आपको फिर भी नहीं पता चल पा रहा है कि आप अनश्योर हैं अभी भी, तो आप अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं एंड प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स की हेल्प लेनी है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, इनकी हेल्प लेनी है जिससे आपको पता चल पाए एंड अपने आइडियाज और अपने पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर हम दूसरों को कॉपी करते रहेंगे तो हमारी कुछ यूनिक क्रिएशन तो आएगी ही नहीं। तो इसलिए अपने आइडियाज, अपने पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने पर ध्यान दें। देन गूगल स्कॉलर। सो जब भी हम यहाँ पर गूगल स्कॉलर यूज़ करते हैं एंड यहाँ से कोई भी वर्क यूज़ कर रहे हैं, सो हमें उसकी प्रॉपर साइटेशन देनी है एंड इससे हमारा वर्क ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है एंड हम इजीली यहाँ से डिफरेंट चीज़ों के बारे में कंटेंट ले सकते हैं, बट येस वी हैव टू प्रॉपरली साइट द सोर्स। देन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, हम ज़्यादातर चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो क्या चैट जीपीटी प्लेजरिज्म यूज़ करता है? सो बेसिकली चैट जीपीटी को इसलिए नहीं बनाया गया है, इसलिए नहीं डिज़ाइन किया गया है कि वो प्लेजराइज करे, बट कभी कभी वो दूसरों के वर्क को रेफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी से, तो उसका जो आंसर होता है तो उसके नीचे वो सोर्सेज भी मेंशन करता है कि ये कौन कौन से सोर्सेज को रेफर करके ये आंसर बताया गया है। तो वहां पर वो प्रॉपर साइटेशन आपको दे रहा है, तो उस केस में वो प्लेजराइज नहीं कर रहा। ओके। बट जब भी आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा काम उससे ही कराना है, आप अपना ओरिजिनल वर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको यूज कर सकते हैं फैक्ट चेकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है वो करेक्ट है या नहीं, तो एक्यूरेसी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। देन आपको अपने कंटेंट में वैल्यू ऐड करनी है, उसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जब आप सोच रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, तो ये आपको आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकता है। सो अब आपने आइडिया ले लिया है, अब वो आपकी इंस्पिरेशन या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड फिर उस पर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बना सकते हैं। सो उसमें आपको अपने आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने हैं, ना कि एज इट इज कॉपी करना है। एंड यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, जहां पर भी आप एआई का यूज कर रहे हैं आपको बताना है कि ये कंटेंट एआई से जनरेट किया गया है एंड आपका क्या रोल था फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, क्रिएट करने में, वो भी आपको क्लैरिफाई करना है। एंड कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करते हुए आपको सभी कॉपीराइट लॉज को फॉलो करना है। एंड अगर आप कोई भी
टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर साइटेशन, प्रॉपर एट्रीब्यूशन एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंट परमिशन। अगर आपको उस चीज़ की परमिशन ही नहीं है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। हाउएवर अगर परमिशन है तो उस केस में आप प्रॉपर एट्रीब्यूशन के साथ, साइटेशन के साथ उस वर्क को यूज कर सकते हैं। Now let us proceed to the next topic, types of intellectual property. फर्स्ट इज पेटेंट। पेटेंट एक ऐसा लीगल राइट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन्वेंटर्स को, मींस जिसने कोई भी यूनिक इन्वेंशन किया है एंड उसे एक्सक्लूसिव राइट मिलता है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए अपनी इन्वेंशन पर उसके राइट्स होते हैं और इसके बदले वो पब्लिकली इस चीज़ की डिटेल्स को डिस्क्लोज करते हैं कि किस तरह से इन्वेंशन की गई है। सो ये एक पेटेंट एप्लीकेशन के थ्रू होता है एंड इंडिया में पेटेंट्स को हैंडल करने के लिए बना है पेटेंट्स एक्ट 1970। देन कॉपीराइट्स। कॉपीराइट भी एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो ऑथरशिप के ओरिजिनल वर्क्स को प्रोटेक्ट करती है। मींस अगर किसी ने कोई बुक लिखी है, किसी ने कोई म्यूजिक कंपोज किया है, किसी का भी कोई भी ओरिजिनल वर्क है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मींस कौन उस वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, इस चीज के ऊपर पूरे राइट्स होते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के जिसने वो ओरिजिनली क्रिएट किया है। सो ओरिजिनल ओनर के पास ही उसका कॉपीराइट होता है। सो कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है उस क्रिएटर के राइट्स को कि वो अपने जो उसने वर्क क्रिएट किया है उसको कोई और यूज ना कर पाए बिना उसकी परमिशन के। सो डिफरेंट टाइप्स पर कॉपीराइट हो सकता है, लाइक लिटरेरी वर्क, किसी भी तरह की बुक है, पोयम, आर्टिकल, स्क्रिप्ट। देन किसी भी तरह का आर्टिस्टिक वर्क है, लाइक कोई पेंटिंग है, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, ग्राफिक डिजाइंस। देन म्यूजिकल सॉन्ग्स, लाइक सॉन्ग्स एंड कंपोजिशन, किसी भी तरह का ड्रामेटिक वर्क है, प्लेज या स्क्रीन प्ले। देन फिल्म्स, वीडियोस, किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर है, किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग है, तो ये सभी चीज़ें आती हैं कॉपीराइट में। सो कॉपीराइट ओनर के पास ये राइट होता है कि वो ये डिसाइड करे कि इस वर्क को कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है एंड किस तरह से इससे फर्दर इसके ट्रांसलेशंस, इसके अडेप्टेशंस बनाए जा सकते हैं। देन इसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक इसे कहाँ पर सेल किया जा सकता है, किसके पास ये राइट है कि इसे सेल कर सकता है। देन उस वर्क को पब्लिकली डिस्प्ले करना, लाइक ऑनलाइन या एग्जीबिशंस में। एंड अगर कोई म्यूजिक या कोई प्ले है तो उसको परफॉर्म करना। सो ये सभी एक्सक्लूसिव राइट किसके पास होते हैं? कॉपीराइट ओनर के पास। वही डिसाइड कर सकता है कि ये सभी ऑथोरिटीज वो किसको प्रोवाइड करता है और किसको नहीं। सो इंडिया में एंड इनफैक्ट मोस्ट कंट्रीज में जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन होता है वो होता है जो ऑथर की लाइफ है प्लस एडिशनल 70 ईयर्स तक। सो इसके बाद ये वर्क पब्लिक डोमेन में आ जाता है और फिर वो फ्रीली कोई भी यूज कर सकता है, बट इतने टाइम तक ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंडर प्रोटेक्टेड रहता है। देन अगर हमें ये चेक करना है कि किस किस तरह के वर्क्स प्रोटेक्ट होते हैं एंड एग्जैक्टली हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी है कॉपीराइट से रिलेटेड, सो उसके लिए हमें एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी होगी वेबसाइट पर। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है कॉपीराइट चेक करने के लिए, सर्च करने के लिए। सो यहाँ पर आपको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी होगी, तो इजीली कोई भी सर्च नहीं कर सकता है, उसके लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी होगी यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर। देन ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एंड ये किसी साइन, डिजाइन या एक्सप्रेशन पर बेस्ड होता है। लाइक आप कोई ब्रांड है तो आपका एक पर्टिकुलर डिजाइन होगा, एक लोगो होगा, तो वो लोगो सिर्फ आपका ही है। इस चीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क की हेल्प से पता चलता है कंज्यूमर्स को कि हाँ यही ओरिजिनल प्रोडक्ट या सर्विस है एंड हमें इसी के पास जाना है। सो अगर आप ब्रांड 1 के पास जाना चाहते हैं बट एक ब्रांड है 11, वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो उस केस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ट्रेडमार्क हेल्प करेगा आपको आइडेंटिफाई करने में कि ओरिजिनल ब्रांड कौन सा है। सो ट्रेडमार्क्स के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे अगर किसी भी तरह का कोई नेम है, लाइक किसी कंपनी का नेम है या फिर कोई स्लोगन है, कोई लोगो या टैगलाइन है। देन किसी भी तरह का कोई लोगो होता है, लाइक गूगल का अपना लोगो है, याहू का अपना लोगो है, तो वो उनके ट्रेडमार्क हैं। देन आइकन है, किसी तरह का डिज़ाइन है। जिंगल्स या म्यूजिकल थीम्स हैं, लाइक आप कुछ पर्टिकुलर थीम सुनते हैं टीवी में जो एड आती हैं, उसमें कोई म्यूजिकल थीम है या जिंगल है, सो वो उनके ट्रेडमार्क है।
नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के टाइप्स को जानने से पहले हम समझेंगे साइबर क्राइम क्या है। तो कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो ऑनलाइन होगा एंड किसी भी स्मार्ट डिवाइस की हेल्प से होगा, उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। सो इसमें या तो आप जो टारगेट होगा वो स्मार्ट डिवाइस हो सकती है, या फिर जो टूल है वो स्मार्ट डिवाइस हो सकती है, या फिर दोनों ही केस पॉसिबल है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक किया है, तो सस्पिशियस लिंक पर आप किस चीज़ पर क्लिक कर सकते हैं? कोई स्मार्ट डिवाइस होगी, या तो कोई फ़ोन होगा, या कोई लैपटॉप कंप्यूटर होगा, वहीं पर तो क्लिक कर सकते हैं। सो इस तरह से आप टारगेट बन गए हैं, विक्टिम बन गए हैं। या फिर जो अटैकर है, जो ये साइबर क्राइम कर रहा है, वो कंप्यूटर या कोई भी स्मार्ट डिवाइस यूज़ कर रहा है आप पर अटैक करने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। सो डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम साइबर सेफ्टी मेंटेन रखें। मतलब हम जब भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना है एंड सेफ रहना है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे सेफ और सिक्योर रखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, एंड फिर हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो साइबर क्राइम्स डिस्कस करने से पहले, टाइप्स डिस्कस करने से पहले, हमें एक और टर्म डिस्कस करना है, दैट इज साइबर अटैक। साइबर अटैक का मतलब है जब साइबर क्रिमिनल्स किसी एक कंप्यूटर पर या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स या किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पर अटैक कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, या तो वो किसी तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सेस ले लेते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस, या फिर हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। इस तरह के अटैक्स को हम कहते हैं साइबर अटैक। देर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ साइबर क्राइम्स। ऐसे क्राइम्स होते हैं जो सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट होंगे। कुछ क्राइम्स होते हैं जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई कंपनी है या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए होते हैं। देन क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, इस केस में पूरे नेशन पर खतरा है, क्योंकि नेशनल डेटा और रिकॉर्ड्स उनके अनऑथराइज्ड एक्सेस में आ जाते हैं। सो ये बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। हाउएवर बाकी भी कंसर्न की बात है। सो हम यहाँ पर सभी टाइप्स के साइबर क्राइम्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से, फॉर एग्जांपल हम या तो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या मोबाइल फोन, किसी भी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है जिससे हम किसी दूसरे पर्सन को हैरास कर रहे हैं। अब हैरास करने में कुछ भी हो सकता है कि हम उसे सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसे मैसेजेस के थ्रू हैरास कर रहे हैं, या फिर हम कोई ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिसमें हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को पिन पॉइंट किया है, उसके बारे में नेगेटिव पोस्ट किया है, कोई गलत कंटेंट दिया है जिससे एम्बैरेसमेंट हो सकती है, ह्यूमिलेशन हो सकती है। सो ऐसे में साइबर बुलिंग का जो भी मतलब ये साइबर बुलिंग करते हैं, सो इनका मेन पर्पस होता है कि ये दूसरे पर्सन को डरा कर रखें और अपना गुस्सा उन पर निकालें, उनको एम्बैरेस करें एंड उनको शेम करें। सो ये उनका मेन टारगेट होता है। एंड ये चीज़ आप सभी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी आप लोग कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं या कुछ ऐसे पोस्ट कर देते हैं जिससे आपको लगता है कि आप बहुत कूल लगेंगे अगर आप ऐसा कह देंगे, ऐसा पोस्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी को भी बुली कर रहे हैं, किसी को हैरास कर रहे हैं किसी भी तरह से, हो सकता है कि आपके लिए वो एक फ़न की बात है, बट जिसको आप हैरास कर रहे हैं उसके लिए तो वो इमोशनली हार्म कर रहा है ना। उसको तो वो एंग्जायटी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, एंड उससे उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। सो इसलिए जो सिर्फ अपने फन के बारे में सोच के किसी और का मजाक बनाना, किसी और को हैरास करना, ये सभी चीजें बहुत गलत हैं एंड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देन साइबर स्टॉकिंग। सो बेसिकली स्टॉकर कोई भी ऐसा पर्सन होता है, हो सकता है कि वो विक्टिम को जानता हो, और ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रेंजर हो, बट वो उसे फॉलो कर रहा है बिना उसकी परमिशन के। और इवन जब वो ये शो कर चुके हैं कि उन्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो उनको फॉलो किए जा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है और कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको फॉलो करने लगता है, बट आप उसे ब्लॉक कर देते हैं। फिर आप मतलब वो दूसरा पर्सन जो है जिसको आपने ब्लॉक किया है, वो दूसरा अकाउंट बनाकर फिर आपको फॉलो करने लगता है, बट आपने तो ये शो कर दिया ना कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी वो आपको फॉलो किए जा रहे हैं। सो दैट इज पार्ट ऑफ साइबर स्टॉकिंग। सो ऐसे साइबर स्टॉकिंग के थ्रू वो आपकी एक्टिविटी को ट्रेस करना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। आपकी पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन को जानने में वो इंटरेस्टेड रहते हैं एंड उसको मिस यूज करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए वो साइबर स्टॉकिंग करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम। देन फिशिंग। फिशिंग के बारे में हम सभी जानते हैं, जब भी हमें कोई ऐसा
डिसेप्टिव मेल मिलता है जिसमें हमसे कुछ हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, लाइक हमारा पासवर्ड या हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, हमारा बैंक अकाउंट नंबर। सो इस तरह की सभी जो मेल्स होते हैं जो फेक होते हैं वो सभी फिशिंग का पार्ट होते हैं। सो इसमें ये ऐसे एक्ट करते हैं कि ये कोई लेजिटिमेट सोर्स है, मतलब सही सोर्स है। हाउएवर वो सही सोर्स नहीं होते हैं, वो फेक होते हैं। एंड वो सिर्फ ये डिपिक्ट करते हैं कि हाँ हम ओरिजिनल सोर्स है तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दे दो। सो वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए ऐसा क्लेम करते हैं, बट हाउएवर वो फेक होते हैं। और अगर आप उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उसकी वजह से आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। सो आप उसके विक्टिम बन सकते हैं। सो ऐसे में हमें ऐसे सस्पिशियस मेल्स को, वेबसाइट्स को विजिट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी थेफ्ट। ये एक ऐसा साइबर क्राइम है जहां पर आप किसी और की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप वो पर्सन हैं और उससे आप कोई फ्रॉड कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं कि एक पर्सन है बी, ये एक ब्रोकर है, ठीक है, ब्रोकर जो डील कराता है, ठीक है। सो ये ब्रोकर है, अब इसके पास कोई एक्स पर्सन आना चाहता है, ठीक है, वो एक्स पर्सन इसको कुछ पैसे देकर और डील फाइनल करना चाहता है, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल में ब्रोकर है, इसी को पैसे देने चाहिए, ठीक है। बट ये जो एक्स पर्सन है इसने ऑनलाइन सर्च किया कि हाँ भाई मुझे किसके पास जाना है, मैं उसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर लेता हूँ। तो अब क्या हुआ कि ये जो बी पर्सन है ब्रोकर, इसकी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है, ठीक है। तो किसी पर्सन ने कोई पर्सन ने, सपोज करते हैं ये है CR, ठीक है, ये कोई पर्सन है जो साइबर क्राइम कर रहा है। सो ये जो CR पर्सन है, इसने क्या किया है, इसने आइडेंटिटी थेफ्ट की है। मींस अब ये क्लेम कर रहा है कि बी पर्सन तो मैं हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्स पर्सन है जिसको एक्चुअली बी पर्सन के पास जाना है, वो एक्चुअली बी पर्सन के पास नहीं जाएगा, वो अब जाएगा इसके पास, क्योंकि आइडेंटिटी को क्लेम ये कर रहा है कि मैं हूँ बी पर्सन, ठीक है। तो जब ये इसके पास जाएगा, ये इसको पैसे भी दे देगा, ठीक है। बट क्योंकि ये तो फ्रॉड कर रहा है, तो ये सिर्फ इसके पैसे ले लेगा बी बनकर, ठीक है। इसने बी मतलब ब्रोकर बनकर इसके पैसे ले तो लिए हैं, बट ये इसका काम थोड़ी करेगा, वो तो चोरी करके भाग जाएगा। सो इसका ये जो CR पर्सन है जो साइबर क्राइम कर रहा है, इसका काम क्या है, ये सिर्फ किसी दूसरे की आइडेंटिटी को चोरी करके ये अपना काम निकलवाना चाहता है, मतलब ये फ्रॉड करना चाहता है। और फिर जो सारा ब्लेम है वो किस पर आएगा, वो तो बी पर आएगा, क्योंकि ये पर्सन कहेगा कि मैंने तो बी को पैसे दिए थे, राइट। इसने तो जो डिटेल्स हैं उसके बेसिस पर पैसे दिए हैं ना, तो डिटेल्स थी इसके पास, तो इस वजह से इसने इसको पैसे दे दिए। अब इसको तो यही लगता है कि इसने बी पर्सन को दिए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर नाम किसका खराब होगा, बी का, जबकि बी ने तो कुछ किया भी नहीं है। सो आइडेंटिटी थेफ्ट एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें कोई दूसरा पर्सन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करता है और फिर उसे फ्रॉड करने के लिए मिसयूज करता है ताकि आपको डिफेम कर पाए। तो ऐसे में हो सकता है कि वो कोई न्यू बैंक अकाउंट कर ले, या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल ले, या फिर कोई भी अनऑथराइज्ड परचेज कर ले, या आपके बेसिस पर कोई और फ्रॉड करे और फिर उसमें नाम आपका आ जाए। सो इस तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक साइबर क्राइम है। देन मालवेयर अटैक्स मींस जहां पर आपके सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में या सर्वर पर कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसे हम मालवेयर कहते हैं। और ये मालवेयर आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेता है, उसको मिसयूज करता है। सो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, लाइक आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इस तरह की डिटेल्स। देन आपके जो भी उस कंप्यूटर सिस्टम पर काम चल रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर सकता है। एस्पियोनेज मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है किसी और पोटेंशियल मोटिव के लिए, जिससे कोई और खतरा होगा। सो इस तरह से मालवेयर अटैक किए जाते हैं। सो मालवेयर डिफरेंट टाइप से डिलीवर हो सकता है। कोई फिशिंग ईमेल हो सकता है, लाइक अगर आपने किसी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक कर दिया है तो उसकी हेल्प से एक वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर ऐप अपने आप डाउनलोड हो गया है, आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह से आप किसी मलिशियस वेबसाइट पर चले गए हैं तो गलती से आपसे डाउनलोड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो मालवेयर आपके सिस्टम में आ जाएगा, इन्फेक्ट कर देगा आपकी डिवाइस को। देन इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स, आपने कोई ईमेल ओपन किया, उसके साथ कोई अटैचमेंट थी, आपने डाउनलोड करी, और उस डाउनलोड के साथ ही वो मालवेयर आ जाता है। तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि अटैचमेंट के साथ कुछ और भी है, बट वो मालवेयर अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। एंड फिजिकल मीडिया, कई बार आप कुछ ऐसी यूएसबी यूज कर लेते हैं जो इन्फेक्टेड होती हैं, तो उस केस में भी मालवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है।
ईमेल स्पूफिंग ये एक ऐसी डिसेप्टिव टेक्टिक होती है जिसमें अटैकर ये बताता है, ऐसा क्लेम करता है कि वो बिल्कुल लेजिटिमेट सोर्स है एंड उसने ही आपको ईमेल भेजा है। सो उससे हो सकता है कि वो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है, या फिर आपको कोई लिंक देगा, कोई वेबसाइट देगा कि इस वेबसाइट पर जाकर ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए। तो आपको लगेगा कि ये तो सही सोर्स है, तो हम ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। या फिर अगर आप कोई इन्फेक्टेड अटैचमेंट ओपन कर लेते हैं, लाइक आपने अटैचमेंट डाउनलोड कर ली, तो हो सकता है कि उसके साथ मालवेयर आ जाए, राइट? सो उस केस में भी खतरा है। एंड अगर आप उसको रिप्लाई कर देते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। या फिर किसी भी तरह का अनइंटेंडेड एक्शन हो सकता है, लाइक आपसे कहा गया है कि अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप यस पर क्लिक करें। अब आप तो सिर्फ यस पर क्लिक कर रहे हैं, बट उसके पीछे एक्चुअली हो क्या रहा है उस क्लिक करने की वजह से, वो आपको नहीं पता। उसकी वजह से आपको कोई लॉस भी हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा उस पर्सन तक जा सकता है। तो इस तरह से ईमेल स्पूफिंग का यही काम होता है कि वो ये क्लेम करते हैं कि हम लेजिटिमेट हैं, हाउएवर वो लेजिटिमेट नहीं होते, वो सिर्फ आपके साथ एक धोखा कर रहे हैं, एक साइबर क्राइम कर रहे हैं। देन डीओएस अटैक मींस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सो इसका काम होता है कि ये जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं उन तक वेबसाइट को ना पहुंचने दें। सो ऐसे में अटैकर्स टारगेट सिस्टम को बॉम्बार्ड कर देते हैं बिना वजह की रिक्वेस्ट के। मतलब ये रिक्वेस्ट किसी काम की नहीं है, वो एक्चुअली इसे यूज नहीं कर रहे हैं सर्विस को, वो बस रिपीटेडली रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि जो एक्चुअल लेजिटिमेट यूजर्स हैं वो उसे यूज ना कर पाए। सो ऐसे में वेबसाइट क्रैश हो जाती है। देन रैंसमवेयर। सो रैंसमवेयर एक ऐसा टाइप का साइबर क्राइम है जहां पर कोई भी पर्सन आपके सिस्टम को या आपके अकाउंट को हैक कर लेगा और फिर वो आपसे रैंसम मींस आपसे कुछ पैसे मांगता है, फिरौती जिसे हम कहते हैं, कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो हम आपका अकाउंट आपको वापस नहीं करेंगे और आपका सारे डेटा डिलीट कर देंगे, लीक कर देंगे। इस तरह की धमकियां आपको दी जाती हैं। सो दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। देन हैकिंग। हैकिंग आप सभी जानते हैं, जहां पर किसी भी सिस्टम को हैक किया जाता है, मतलब जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उसने उसे एक्सेस कर लिया है किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को, एंड अब उसकी इंटेंशन सही नहीं है। हो सकता है कि वो वहां पर इंफॉर्मेशन को लीक कर दे या फिर उसे मिसयूज करे। सो किसी भी तरह से उसका काम रहता है कि वो जो इंफॉर्मेशन उसको मिली है, जिस इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिला है, वो उसको मिसयूज कर पाए, एक्सप्लॉइट कर पाए। देन डेटा ब्रीचेस का मतलब होता है जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, एक्सीडेंटली भी हो सकती है और इंटेंशनल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि एक कंपनी है जिसने अपने बहुत सारे कस्टमर्स मेंटेन किए हुए हैं काफी सालों से। तो अब क्या होगा कि सपोज करते हैं उसका डेटा ब्रीच हो जाता है, मतलब किसी भी वजह से कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस डेटा को एक्सेस करता है और वो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। जो भी कस्टमर के रिकॉर्ड्स थे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे, सभी चीजें वो लीक कर देता है। तो ऐसे में ये डेटा ब्रीचेस इंडिविजुअल्स के साथ भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हो सकते हैं, और इसके कंसिक्वेंसेस सीवियर होंगे क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, तो उसका मिसयूज किया जा सकता है। साइबर क्राइम से बचने के लिए साइबर क्राइम अवेयरनेस ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखने हैं एंड किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स रखने चाहिए ताकि कोई भी मालवेयर हो तो उसे डिटेक्ट किया जा सके। एंड कोई सिक्योर वेबसाइट हो तभी ओपन करें। अगर वो सिक्योर नहीं है, HTTPS नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है, वहाँ पर नहीं जाना है। एंड अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी ऐसी वेबसाइट पर प्रोवाइड ना करें जहां पर आप पूरे श्योर नहीं है कि ये सही वेबसाइट है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है तो आपको नहीं करनी है वहां पर इन्फॉर्मेशन फिल, क्योंकि अगर आपने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, एक बार इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट कर दी, फिर वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, अब आप उसको वापस नहीं ला सकते। कभी भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फाइल डाउनलोड नहीं करनी है जो किसी सस्पिशियस लिंक पर प्रेजेंट हो। एंड अपने सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड रखें। सो उसमें जो भी अपडेट्स होते हैं एंटीवायरस से रिलेटेड, सो जो भी डेफिनेशंस होती हैं कि मालवेयर की डेफिनेशंस भी अपडेट होती हैं, सो वो अपडेटेड रहता है। सो यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली अपडेट द सिस्टम। एंड आइडेंटिटी थेफ्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड आपकी इन्फॉर्मेशन कोई और चोरी ना कर ले, इस चीज़ के बारे में अवेयर रहें। एंड अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स मेंटेन रखें। कई बार हम सोचते हैं कि हम पब्लिक अकाउंट बना लेते हैं और उस पर सब चीज़ें पोस्ट कर देते हैं, फ्रॉम A to Z, हम क्या क्या कर रहे हैं पूरे दिन में। ये सभी चीज़ें
आपको देखने में ऐसा लगता है कि हाँ, सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत अच्छा है, बट होता नहीं है। ये चीज़ आप भी समझने लगे हैं आई होप। सो और अगर नहीं समझने लगे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, सोशल मीडिया पर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो इसलिए जो सोशल मीडिया पर आपको हर चीज़ दिख रही है उसको सच मानने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन रखें। साइबर लॉज इन इंडिया। सो साइबर लॉज प्राइमरीली एक एक्ट के अंडर आते हैं, आईटी एक्ट 2000, एंड इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। सो इसमें 13 चैप्टर्स हैं एंड 4 शेड्यूल्स हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एंड आईटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म, इसका ईयर, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। सो हमें यहाँ पर की प्रोविजंस के बारे में समझना है। सबसे पहला है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। मींस यहाँ पर लीगल वैलिडिटी दी जाती है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सिग्नेचर हैं, ये भी एक्चुअली वैलिड हैं। तो जितना हमारा ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उतनी ही वैलिडिटी है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की। सो अगर आपके पास ई आधार है तो वो भी एक्चुअल उतनी ही वैल्यू रखता है जितना आपका जो आधार की आपके पास हार्ड कॉपी है वो है। देन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। सो जो लोग अपना डेटा किसी भी कंपनी को दे रहे हैं, एंड लाइक कोई भी कस्टमर है, किसी कंपनी को उसने अपना डेटा दिया है, तो ये उसका राइट है कि वो अपने डेटा को प्रोटेक्टेड रखे। सो इसके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई हैं। देन साइबर क्राइम ऑफेंसेस, आईटी एक्ट डिफाइन करता है कि किस तरह के साइबर क्राइम होते हैं। सो मतलब अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी की और फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने साइबर क्राइम नहीं किया है, मैंने तो सिंपली एक ऑनलाइन एक्टिविटी की थी, तो उस चीज़ को यहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो एक्चुअल में कोई साइबर क्राइम है या फिर नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशंस गिवन है कि क्या क्या साइबर क्राइम ऑफेंस माने जाते हैं। देन पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस। तो अगर आपने कोई भी साइबर क्राइम किया है तो कितनी आपको सजा होगी, कितना आपको फाइन देना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया है इसलिए ताकि आईटी एक्ट से जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उन सभी के ऊपर जुरिस्डिक्शन दिया जा सके। मीन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आईटी एक्ट से डायरेक्टली चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो जाता है कि आईटी एक्ट में तो ये बोला गया है जबकि होना ये चाहिए। तो ऐसे केसेस में ये ट्रिब्यूनल उन सभी चीज़ों पर जुरिस्डिक्शन देता है। देन आईटी एक्ट 2000, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। सो कुछ यहाँ पर की अमेंडमेंट्स हमें बताए गए हैं। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, इसमें कुछ न्यू ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए जैसे साइबर टेररिज्म। एंड फर्दर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं जिसमें स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस किया गया है जैसे डेटा प्रोटेक्शन, ऑनलाइन गेमिंग एंड सोशल मीडिया रेगुलेशन। देन इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। सो यहाँ पर कुछ आईटी रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो ये बेसिकली ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ओटीटी, ये सभी, इन सभी के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा कंटेंट नहीं होना चाहिए, एंड अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे एड्रेस करना है, इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, एंड इंडियन लॉज के साथ कैसे कंप्लाई करना है, क्योंकि ये सभी इंडिया के तो है नहीं, इनमें से कुछ आउटर कंट्रीज के हैं। सो यहाँ पर इंडियन लॉज के साथ कैसे कंप्लाई करना है, उस सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर गाइडेंस दी गई है। देन पहले इंडिया में होता था इंडियन पीनल कोड 1860 आईपीसी, बट इसको 2023 में रिप्लेस कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता से। एंड ये अब न्यू पीनल कोड है कंट्री का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर 3 लॉज नए आए हैं, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों न्यू लॉज हैं जो जुलाई 1 2024 से इफेक्ट में आए हैं। एंड इसके पहले जो भी क्राइम्स किए गए, मतलब क्योंकि ये तो जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट हुआ है, इफेक्ट में आया है, सो उससे पहले जो भी क्राइम हुए मतलब 30 जून 2024 तक, तो वो आईपीसी के अकॉर्डिंग ही गवर्न किए जाते हैं। और उसके बाद जो भी हुए हैं वो अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग उन पर जो भी कार्यवाही होनी है वो उसके अकॉर्डिंग होती है। हमें कुछ मेन फैक्ट्स ध्यान रखने होंगे। बीएनएस में 20 चैप्टर्स हैं एंड 20 चैप्टर्स में से कुछ यहाँ पर बताए गए हैं कि उसमें हमें किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों और बच्चों के अगेंस्ट जो भी क्राइम किए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को। देन स्टेट के अगेंस्ट एंड आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड,
कॉइन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स या गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड, या ऐसे ऑफेंसेस जो पब्लिक हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड हैं। देन ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड आपने कोई ऑफेंस किया है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या फिर किसी भी तरह की कोई इंसल्ट, अनॉयंस, डिफेमेशन है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसमें प्रॉपर्ली उसके बारे में एलैबोरेशन दिया गया है। सो बेसिकली जो पीनल कोड था पहले, उसमें ये सभी चीज़ें स्कैटर्ड थी, बट जो न्यू है बीएनएस, इसमें सभी चीज़ों को एक साथ रखा गया है। सो जो भी ऑफेंसेस हैं वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट, इन सभी को कंसोलिडेट करके चैप्टर 5 में रखा गया है। देन इसी तरह से चैप्टर 5 के बाद ये चैप्टर रखा गया है जिसमें बताए गए हैं ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। सो बीएनएस ने सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया है, एंड इसमें सिर्फ 358 सेक्शंस हैं। मतलब जो आईपीसी था वहाँ पर 511 सेक्शंस थे, बट अब इस चीज़ को कंसोलिडेट करके, और जो चीज़ें एक चीज़ से रिलेटेड हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, उनको एक साथ रख के, तो इस तरह से इसको कंसोलिडेट करके 358 सेक्शंस में बनाया गया है। देन आईपीसी में फाइन्स काफ़ी लो रेंज में है, बट जो पनिशमेंट्स हैं उनको भी रैशनलाइजेशन की नीड थी, तो इसलिए जो बीएनएस है वहाँ पर ये सभी अपडेट्स किए गए हैं। इम्प्रिजनमेंट 33 ऑफेंसेस के लिए बढ़ाई गई है। देन फाइन्स भी 83 केसेस में बढ़ाए गए हैं, एंड मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सो यहाँ पर हमें एक क्लियर डिफरेंस गिवन है। सो जो अभी तक हमने डिफरेंस डिस्कस किए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहाँ पर थे 511 प्रोविजंस, यहाँ पर है 358। ठीक है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट। और फिर इसके बाद हमें कुछ की फैक्ट्स ध्यान रखने हैं बीएनएस के बारे में। यहाँ पर 31 न्यू एडिशंस हैं, 19 डिलीशंस हैं, एंड कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। लाइक 6 ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस बताई गई है। मतलब अगर आपने ये ऑफेंस किया है तो आपको कम्युनिटी सर्विस देनी होगी, यही आपकी सज़ा है। बेसिकली उससे ये एम किया जाता है कि आप उस चीज़ में इम्प्रूव करें, तो इसलिए कम्युनिटी सर्विस वहाँ पर रिकमेंड की जाती है। देन मिनिमम पनिशमेंट फॉर 25 ऑफेंसेस ये मॉडिफाई किया गया है, एंड इम्प्रिजनमेंट 41 सेक्शंस के लिए बढ़ाया गया है, एंड पेनल्टी हाइक्ड इन 82 सेक्शंस। सो इस तरह के ये डिफरेंसेस हैं। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितने डिफरेंसेस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ये सभी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स, एंड इसके नेम्स आपको पता होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर गिवन है। ये लिंक आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जो साइबर लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। देन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को एड्रेस करती है। ओके, सो ये दोनों वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक, हाउ टू फाइल अ साइबर क्राइम कंप्लेंट इन इंडिया। सो अगर आपको इंडिया में कोई भी साइबर क्राइम कंप्लेंट करनी है, इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो इसको आप ऑनलाइन ही रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड ये आपको करना है, यहाँ पर हमें वेबसाइट का लिंक गिवन है cybercrime.gov.in। ये वेबसाइट है जहाँ पर हमें ये अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के कॉलम्स गिवन है। आपको फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, या फिर किसी वुमेन से रिलेटेड, किसी चिल्ड्रन से रिलेटेड है, या फिर आपने पहले से कंप्लेंट की हुई है, आपको उसे ट्रैक करना है। सो सभी ऑप्शंस यहाँ पर गिवन होते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन रजिस्टर, यू कैन फाइल अ साइबर क्राइम कंप्लेंट ऑनलाइन इन इंडिया। ओके, सो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पहली बात खुद किसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना है। हमने देखा कि क्या क्या साइबर क्राइम्स होते हैं। ठीक है, किसी भी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना है। एंड अगर आप किसी साइबर क्राइम के गलती से विक्टिम बन जाते हैं, हाउएवर आपको बनना नहीं चाहिए। आपको समझदार ऑनलाइन बिहेवियर, आपको अपना रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर रखना है। ठीक है, एंड ध्यान रखना है कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ शेयर करते हैं, कैसा आपका ऑनलाइन बिहेवियर है, इस बारे में आपको खुद ध्यान रखना है। बट फिर भी आप किसी वजह से गलती से साइबर विक्टिम बन जाते हैं, साइबर क्राइम के विक्टिम बन जाते हैं, तो उस केस में आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो, और जिसने आपके साथ ऐसा किया है उसको सजा मिल सके। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, एंड इसी के साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है। सो इस वीडियो के साथ हमने
पूरा वेब एप्लीकेशन का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं एंड ये इस वीडियो के साथ हमारा जो पार्ट बी है ये भी कंप्लीट हो गया है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वेब एप्लीकेशंस फॉर क्लास 12 फॉर दिस सेशन। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड क्वेश्चन आंसर सीरीज जल्द ही स्टार्ट होगी। स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। बाय एवरीवन।